नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष पिता की सीख और बंटवारा नामक कहानी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसके पहले भाग में आपने सुना कि किस तरह श्यामलाल जी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं और अपने अंतिम समय में वे अपनी जायदाद का अपने जीते जी कितना अनोखा बंटवारा अपने दोनों बेटों के बीच कर देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात उनका छोटा बेटा बहू अपनी सारी संपत्ति अपने ही बड़े भाई को बेचकर कैसे शहर में जाकर वहीं अपना घर बनाकर बस जाते हैं। अब उनका बेटा भी बड़ा हो जाता है और एक अच्छी सी कंपनी में जनरल मैनेजर बन जाता है और उसका विवाह भी हो जाता है। अब उसके भी दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उसकी पत्नी के कहने पर उनका बेटा अपने पुराने मकान को बेचकर एक नया घर खरीद लेता है और बड़े चाव से उनकी बहू और पोती सीमा जी को पूरा घर दिखाती हैं। जब सीमा जी अपनी पोती सिया से अपने कमरे के बारे में पूछती हैं तो वह कहती है, दोस्तों, अगर इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसे सुन सकते हैं, जिससे कहानी का और भी ज़्यादा आनंद आप ले सकेंगे। अब आगे उनकी पोती सिया ने अपनी दादी सीमा जी को बड़े प्यार से बताया कि दादी जी, आपके लिए तो मम्मी पापा ने बहुत बड़ा घर देखा है, जिसमें बहुत ढेर सारे कमरे हैं और उसमें सभी के दादाजी और दादी जी सभी एक साथ रहते हैं, एक दोस्त की तरह। कितना मज़ा आता होगा, है ना? मेरी सहेली नूनू मुझे बता रही थी कि उसके भी दादा दादी जी वहीं पर रहते हैं। इधर उसकी माँ सिया को चुप रहने का इशारा कर रही थी। पर दोस्तों, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं ना। उसने आगे बताया, दादी जी पता है, हम लोग कल ही वहाँ गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने के लिए। सीमा जी को यह समझते देर न लगी कि उनकी पोती सिया कहाँ की बात कर रही है। सीमा जी अपनी बहू मोनिका की ओर देखने लगी तो मोनिका सर शर्म से नीचे झुका ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी सिया ऐसा भी कुछ कह देगी। अब मोनिका अपने सास और ससुर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह इसकी खीज मिटाने के लिए सिया को डांटते हुए कहने लगी, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। तुम बड़ों के बीच में ऐसे नहीं बोला करो। ऐसे नहीं बोला जाता, ये गंदी बात होती है। पर उस छोटी सी सिया को कहाँ ही पता था कि सच बोलने पर भी पिटाई होती है। सुरेश और उसकी पत्नी सीमा एक दूसरे को देखने लगे। उनकी स्थिति ऐसे लग रही थी कि मानो काटो तो खून नहीं। दोनों के दोनों का मन कर रहा था कि वह जी भर कर रो लें। पर दोस्तों, रोने से तो कोई समाधान नहीं होता है। अब उन्होंने मन ही मन यह निर्णय ले लिया कि हम लोगों को बेटा बहू घर से निकालें, उससे तो अच्छा यही होगा कि हम स्वयं ही यहाँ से दूर चले जाएं। पर जाएं भी तो जाएं कहाँ? गांव की जमीन और सब कुछ तो पहले ही हम बेच चुके हैं। वे लोग अब तो वृद्धाश्रम के अलावा कहीं कोई और उनके लिए ठिकाना नहीं था। सुरेश जी की आय का भी अब कोई ठिकाना नहीं था, वरना वे कहीं भी छोटे मोटे घर में रहकर गुजारा कर सकते थे। लेकिन उनकी पत्नी सीमा शर्म के कारण पति के सामने कुछ कह भी नहीं पा रही थी और रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे अपने ही द्वारा किए गए कर्म की तो ब्याज सहित वापस मिल ही रहे थे। अंत में सुरेश ने अपने आप को समझाते हुए पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही होगी, है ना? लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है सीमा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। समय को वापस
लौटाया नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जैसा हमने कर्म किया है वैसा ही तो फल हमें हमारे बच्चे देंगे। अब ऐसा करो कि कल सुबह होते ही घर से निकलने की तैयारी कर लो। सुबह होते ही हम लोग अपने आप इज्जत के साथ निकल चलते हैं। नहीं तो बेटा और बहू यदि हमें यहाँ से निकालेंगे तो यह ज़्यादा अपमानजनक होगा। इतना कहकर सुरेश जी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए, पर नींद तो दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सीमा जी का तो पूरी रात रो रो कर बुरा हाल था और पछतावा तो इतना कि जिसका अब कुछ नहीं हो सकता था। रात भर दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन रात भर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गए। शिखर ने पूछा, अरे माँ पिताजी, आप दोनों सुबह सुबह ही कहाँ तैयार हो गए? तो सुरेश जी ने कहा, बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि अब काशीवास करूँ। हमने वहाँ के वृद्धाश्रम में बात कर ली है। अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान और सुरेश जी और उनकी पत्नी सीमा जी ने कहा कि सुनो, सुना है कि वहाँ पर लोगों की बेटा बहुत सेवा होती है और उन लोगों को वहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती है और अंत समय में शिव जी के शरण में रहने का अवसर भी मिलेगा। तो बेटा तू चल ना, हम लोगों को वहाँ छोड़ा। इतना सुनते ही बेटा और बहू का मन भी प्रसन्न हो गया और वे खुशी से झूम उठे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो जैसे बिना मांगे ही ऊपर वाले ने उन्हें सब कुछ दे दिया हो। शिखर ने अपनी पत्नी मोनिका से कहा, सुनो, जल्दी से माँ और पिताजी के लिए भोजन तैयार कर दो। मैं ऑफिस जाते वक्त इन दो लोगों को स्टेशन तक छोड़ आऊँगा। सुरेश जी यह सुनकर दंग रह गए। पत्नी भी खुश होकर भोजन में कई तरह की चीज़ें बनाकर ले आई और सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। आज बहुत दिनों बाद घर में इतनी खुशी का माहौल था। भोजन करने के थोड़ी देर बाद शिखर बोला, पिताजी मेरी एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है, तो मैं तो आपके साथ स्टेशन तक तो नहीं आ पाऊँगा, पर मैं एक ऑटो बुक करके ले आता हूँ। पर हाँ, आधे रास्ते तक ही मैं आपके साथ आ पाऊँगा। माँ, पिताजी, आज मेरी एक बहुत आवश्यक मीटिंग है ना, इसीलिए मैं नहीं चल पा रहा हूँ। पर इस रिक्शे वाले को मैंने सब कुछ समझा दिया है कि आप लोगों को स्टेशन तक अच्छी तरह से छोड़कर ट्रेन में बैठा देगा, इसलिए आप लोग इसकी चिंता न करें। हम लोग आपसे मिलने आते रहेंगे। सुरेश जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इस ऑटो से ही चले जाएंगे। इतना कहकर वह लोग ऑटो में जाकर बैठ गए। बहू ने तुरंत बैग उठाकर ऑटो के भीतर रख दिया। शिखर और मोनिका के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट और सुकून साफ साफ झलक रहा था। दादाजी दादी जी का दिल भारी हो रहा था। वे दोनों बच्चों सिया और राघव को बार बार प्यार करते थे। सिया भागकर दादी जी की गोद में जा बैठी और कहने लगी, दादू मैं भी आपके साथ आपके नए घर में रहूंगी। यह सुनते ही सीमा जी की आंखें भर आई। उनके इस व्यवहार से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा इस घर को छोड़कर जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु वे लोग मजबूरी में इस घर को छोड़कर जा रहे थे। दोनों बच्चों की ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए खूब प्यार किया। अब ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और स्टेशन की ओर चल पड़ा। कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर गमों की दुनिया में गोते लगाने लगते हैं। आधे घंटे के बाद ऑटो के बंद होते ही दोनों अपनी सोच से बाहर आते हैं। ऑटो वाला कहता है कि बाबूजी स्टेशन आ गया है। दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़े। देखा तो ट्रेन आ चुकी थी, इसलिए ऑटो वाला भी बैग लेकर दोनों को ट्रेन तक छोड़ने चला जाता है और उसके बाद
दोनों पति पत्नी के चरण छूते हुए उनसे विदा लेकर यह बड़बड़ाते हुए कहने लगता है, हे परमात्मा, इनकी रक्षा करना और यह सब कुछ सहन करने की शक्ति भी देना। ओहो, क्या जमाना आ गया है प्रभु। और वह चला जाता है। वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां की सारी कागजी कार्यवाही पूरी करके वहां के नियमानुसार दोनों का स्वागत किया गया। वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं से अवगत कराया गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने अपने कक्ष की ओर चले पड़े। इस प्रकार सुरेश और उसकी पत्नी सीमा को वृद्धाश्रम में रहते हुए काफी समय हो गया था, परंतु बहू बेटे ने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। पर उन दोनों को प्रतिदिन अपने पोते और पोती की याद आती थी। एक दिन उसने देखा कि आज सभी बहुत खुश हैं। पूछने पर पता चला कि कल एक बड़े अधिकारी के पिताजी की शादी की सालगिरह है, इसलिए वे लोग यहाँ हमसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि वह अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस वृद्धाश्रम में आकर अपने पिता के हाथों से बहुत सी जरूरत का सामान और सभी को गिफ्ट देते हैं। यह सुनते ही उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और वह सोचने लगे कि क्या सच में भी आज भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। सुबह का समय था। वह अधिकारी और उनके पिता एक बड़ी गाड़ी से ढेर सारे सामान लेकर उतरे और सभी को गिफ्ट, मिठाइयाँ और कुछ ज़रूरत का सामान भेंट करते हैं। सभी बहुत प्रसन्न हैं। जैसे ही वे दोनों दिनेश के कमरे में प्रवेश करते हैं और उन्हें नमस्ते करते हैं, तो उन दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक उठते हैं और दिनेश का चेहरा शर्म से काला पड़ जाता है और उसकी इच्छा हो रही थी कि हे धरती माँ, तुम फट जाती तो मैं इसमें समा जाऊं। अधिकारी के पिता की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। वह बड़ा अधिकारी भी पिता के साथ साथ हाथ जोड़कर रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा चाचा था। वृद्धाश्रम में लोग बड़े आश्चर्य से इस नज़ारे को देख रहे थे। बड़े भाई रमेश ने रोते हुए दिनेश को अपने कलेजे से लगा लिया और कहने लगा कि दिनेश, तू यहाँ कैसे भाई? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई मेरे भाई? और तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? अपने बड़े भाई को तो तूने पराया ही कर दिया रे। दिनेश बोला, भैया, किस मुंह से मैं आपको कुछ बताता? मैंने हरकत ही ऐसी की थी जिसकी सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। रमेश बोले, अरे, तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही है रे, जैसा तू छोड़कर आया था। तेरे हिस्से की जमीन, बाग, घर, आज सब कुछ तेरा ही तो है, तेरे ही नाम है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है तू और आज इस हालत में है। सुनते ही दिनेश ने अपने बड़े भाई को गले लगा लिया और बच्चों की तरह सुबकने लगा। काफी देर बाद दोनों भाई सामान्य स्थिति में आते हैं। उसके बाद शेष लोगों को गिफ्ट और खाने के पैकेट रमेश ने सुरेश और सीमा के हाथों से बंटवाता है। सीमा ने भी अपने किए की सबसे माफ़ी मांगी। इधर जो अधिकारी यानी जो रितेश था, वह अपनी चाची और चाचा जी को पाकर बहुत खुश था और उन सबको लेकर वापस घर आ जाता है। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्धाश्रम के सभी लोग भाव विभोर होकर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि अरे, इस दुनिया में भी ऐसा भी भाई होता है। अब नम आंखों से उन्होंने सबको विदाई दी। गांव पहुंचकर सीमा देखती है कि वहां अभी भी उसका कमरा और उसका सारा सामान जैसे वह छोड़कर गई थी, वहीं पर वैसे ही रखा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की हो। घर पहुंचते ही रितेश और रमेश की पत्नी और बच्चों ने सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे यह लोग उनसे कभी दूर थे ही नहीं, हम लोग ही इनसे दूर चले गए थे। उन लोगों का इस प्रकार व्यवहार देखकर
सुरेश और सीमा आश्चर्यचकित थे और मन ही मन शर्मिंदा भी। सभी लोगों ने इतना प्यार पाकर उन लोगों का जीवन एक बार फिर खुशियों से महकने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। कहते हैं ना दोस्तों कि सब दिन एक से नहीं होते। कुछ समय पश्चात ही कंपनी में आग लगने के कारण शिखर की नौकरी और घर दोनों ही चला गया। अब वे भी सड़क पर आ चुके थे। शिखर अब फलों का ठेला लगाने लगा था, क्योंकि उस हादसे में शिखर ने अपना एक पैर खो दिया था। एक दिन रितेश किसी काम से उसके शहर में गया हुआ था, जहां पर उसकी मुलाकात शिखर से होती है और उसकी हालातों के बारे में जानकर वह काफ़ी दुखी होता है। तब शिखर कहता है कि भाई, यह सब हमारे कर्मों का फल ही तो है। हम लोगों ने माँ और पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें वृद्धाश्रम में जाने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों ने के घर से जाते ही हम लोगों को एक साथ कई सारी विपत्तियों ने घेर लिया और अंत में आज इस स्थिति में हम आ गए हैं। भाई, हम लोगों को माफ़ कर दो। हम लोग अपने सुख के चक्कर में अंधे हो गए थे। आज माँ और पिताजी पता नहीं वृद्धाश्रम में कैसे और किस हाल में होंगे। हम लोगों ने भी कभी उनका हाल चाल जानने की कोशिश ही नहीं की, उनके पास तक नहीं गए। उन्हीं कर्मों का फल आज हम लोग भुगत रहे हैं। इतना कहकर शिखर फूट फूट कर रो पड़ा। तभी रितेश ने कहा, भाई, तुमने चाचा और चाची जी के साथ बहुत गलत किया है। अपने माँ बाप के साथ भला ऐसा भी कोई करता है क्या? लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे पाप कुछ कम अवश्य हो जाएंगे। वह शिखर और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहता है। तो शिखर कहता है, भैया, गांव में तो हमारा अब कुछ भी नहीं है। वहाँ सब कुछ तो हमने पहले ही बेच दिया था। अब किस मुंह से गांव चलूँगा? तभी रितेश कहता है, शिखर, तू अब भी हम लोगों को पराया समझता है। मैं तो हमेशा से तुझे एक भाई से बढ़कर प्यार करता आया हूँ। क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? इतनी बात सुनकर शिखर रितेश से लिपट कर रोने लगता है और कहता है, भाई, हम लोग बहुत गलत हैं। लेकिन लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है भाई। आप इस धरती पर एक भगवान के स्वरूप हो, जो हम लोगों के द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी आप हमें अपना मानते हो। तभी वहाँ पर रमेश भी आ जाते हैं और कहते हैं कि चुप हो जा और चल गाड़ी में बैठ। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में पहुंचकर शिखर देखता है कि उसके माँ और पिताजी पहले से घर में मौजूद हैं। तो शिखर उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाता है। तभी रमेश कहता है कि जाओ और जाकर अपने माँ बाप के पैर छूकर अपने किए की माफ़ी मांगो। इस पर सुरेश कहता है कि नहीं, नहीं भैया, इससे ये कह दूँ कि इसे मेरे पैर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो जानता ही नहीं कि यह लोग हैं कौन। इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वह अपने माता पिता से बार बार माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और उनकी बहू भी पश्चाताप के आंसुओं को बहाते हुए बार बार माफ़ी मांग रही थी। तभी वहाँ बच्चे आ जाते हैं। दादा और दादी जी को देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाते हैं। इधर रितेश का बेटा भी अपने भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश होता है। वे तीनों बाहर खेलने के लिए भाग जाते हैं। घर का माहौल आज खुशियों से भरा हो जाता है। आज रमेश भी मन ही मन बहुत खुश था। उसे बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आज उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया था और पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया था। तो दोस्तों, यदि मेरी इस कहानी को लेकर आपके मन में कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताएं, जिससे मैं
आपकी मनपसंद और बेहतरीन कहानियाँ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हो सकूं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सभी को में लाइक और कमेंट्स अवश्य करना चाहिए। पता है दोस्तों, आपके एक एक कमेंट्स मुझे बहुत उत्साहित करते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं इससे उत्साहित होकर और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूंगी। ठीक है दोस्तों, तो लाइक कमेंट्स और शेयर करते रहिए। मेरी कहानी पर अपने विचार अवश्य दिया करें क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरी प्यारी दोस्तों।